नमस्कार। दी पब्लिक इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, जिस चुनाव क्षेत्र में मैं रहता हूं और जहां मेरा वोट पड़ना है वो आज की तारीख है। आज मुझे जाकर वोट देना है। तो मैं सुबह वोट देने जाने से पहले ये सोच रहा था कि मुझे वोट किसको देना चाहिए। मैं ये तो नहीं बताऊंगा कि मैं वोट किसको दूंगा, क्योंकि मेरा वोट गोपनीय है। लेकिन जब मैं विचार कर रहा था कि वोट मुझे किसे देना है, तो मेरे सामने दो दृश्य स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहे थे। मैंने हिंदुस्तान के पिछले 75 साल के शासन में जो कुछ देखा है, और यह भी देखा है कि पिछले 27 साल के अंदर 17 साल भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है, 7-8 साल अटल जी का शासन रहा और 10 साल माननीय मोदी जी का शासन रहा। और इसके बीच में 2004 से लेकर 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह का शासन रहा। तो एक तो मैं 75 साल के पूरे परिदृश्य का विश्लेषण करता हूं, और दूसरा 27 साल का विश्लेषण करता हूं, और तब यह निष्कर्ष लगाने का प्रयास करता हूं कि मुझे वोट किसको देना चाहिए। देखिए, मैंने जब कहा जाता है कि पिछले 70 साल में कुछ नहीं हुआ, पिछले 70 साल में कुछ नहीं हुआ, उस 70 साल में ये लोग मोरारजी भाई का भी शासन गिन लेते हैं, ये अटल जी का भी शासन गिन लेते हैं, ये उन अटल जी का शासन गिन लेते हैं जिनके लिए भारतीय जनता पार्टी 2004 में कहा करती थी कि वो शाइनिंग इंडिया का समय था। माने इन आज वाली भारतीय जनता पार्टी को अटल जी की भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए कामों से भी ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हुआ, उन्होंने, अटल जी ने कुछ नहीं किया। हमारे हिंदुस्तानी भाषा में, देशी भाषा में इसको एहसान फरामोशी कहते हैं। मैंने अपने जीवन के 72 साल की मेरी उम्र है, पहले जीवन काल में कभी भी किसी भी प्रधानमंत्री को इतनी निकृष्ट भाषा, गंदी भाषा, अपमानजनक भाषा का उपयोग करते हुए नहीं सुना, जो मैंने पिछले 10 साल में सुना है। अब मैं कंपैरिजन करता हूं जो मैंने पहले सालों में देखा है, अपने 62 साल में देखा है और पिछले 10 साल में देखा है, इसका कंपैरिजन करता हूं। मैं देखता हूं किसी का भी शासन रहा, चाहे वो जनता पार्टी का शासन रहा, चाहे वो कांग्रेस का शासन रहा, या मिलीजुली सरकार बनी, हमेशा शालीनता, एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव रहा। हिंदुस्तान के अंदर कभी इतना द्वेष नहीं रहा, समाज इतना बटा हुआ नहीं दिखाई दिया जितना मुझे पिछले 10 साल में बटा हुआ दिखाई दिया। किसी भी प्रधानमंत्री ने, फॉर दैट मैटर मोरारजी भाई ने भी, अटल जी ने भी अपने देश की विशिष्टताओं को समझा और कभी भी देश को हिंदू मुसलमान में बांटने का प्रयास नहीं किया। समाज एकजुट रहा। यह केवल पिछले 10 साल में मैंने देखा कि लोगों को कपड़े से पहचाना गया, शमशान और कब्रिस्तान की लड़ाई लड़ाई गई और देश को कमजोर किया गया। यह पिछले 10 साल में ही मैंने देखा। पहले कभी नहीं देखा कि डबल इंजन सरकार और सिंगल इंजन सरकार के बीच में भेद किया गया। मैंने कभी नहीं देखा कि केरला के मुख्यमंत्री को और कर्नाटका के डिप्टी चीफ मिनिस्टर को दिल्ली जंतर मंतर में आके बैठ के ये गुहार लगानी पड़ी कि उनके प्रदेशों का जो धन स्रोतों का अधिकार है वो नहीं मिल रहा है, उन्हें नहीं मिल रहा है। वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री के मुख से भी जब सुना गया कि उन्हें भी जो उनके देय हैं वो नहीं मिल रहे हैं, और जो डबल इंजन की सरकार है उनको एक प्राथमिकता दी जा रही है धन आवंटन में, और जिन राज्य सरकारों ने भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार को नहीं चुना है उनके साथ भेदभाव हो रहा है। ये 10 साल में मैंने पहली बार सुना। पहली बार मैंने ये सुना, देखा किसानों के साथ कैसा व्यवहार किया गया। 13 महीने किसान दिल्ली के चारों तरफ पड़े रहे, बरसात में पड़े रहे, गर्मी में पड़े रहे, ठंड में पड़े रहे, लेकिन डटे रहे, क्योंकि एक मूर्खतापूर्ण निर्णय लिया गया था। जो कृषि कानून लाए गए थे
जो कि किसानों के प्रतिकूल थे और पूंजीपतियों के अनुकूल थे। अगर सरकार ये मानती थी कि वो देश के अनुकूल थे, किसानों के अनुकूल थे, तो 13 महीने तक किसानों को दिल्ली ना आने देने के बाद और उन्हें तड़पाने के बाद, 700 किसानों की शहादत के बाद वो किसी कृषि कानून वापस क्यों लिए गए? इसका मतलब यह है उसमें खोट तो थी, क्योंकि मेरे देश का किसान जो है उसे जमीन के बारे में, उन्हें कृषि के बारे में, हर चीज के बारे में इतना अच्छा ज्ञान है कि उसे कोई मूर्ख नहीं बना सकता। तो एक गलत तरह का लाया हुआ निर्णय थोपा गया, किसानों को परेशान किया गया और उसके बाद किसान कानून को वापस ले लिया गया। आपको याद होगा एक कानून लाया गया था नोटबंदी का। कहा गया था कि साहब नोटबंदी से काला धन खत्म हो जाएगा, टेररिज्म खत्म हो जाएगा, गरीबों को फायदा होगा, पूंजीपतियों को नुकसान होगा। आपने जब उसका बाद में विश्लेषण किया, आपको यह पता चला सारा का सारा पूंजीपतियों का ब्लैक मनी व्हाइट मनी में कन्वर्ट हो गया। वो लाइन में नहीं लगे। कभी आप जब बैंक की लाइन में लगे होंगे, आपने कभी किसी पूंजीपतियों को मर्सिडीज और फॉर्च्यूनर में आते हुए नहीं देखा होगा। आपने फटेहाल, गरीब, मध्यम वर्ग और अल्प मध्यम वर्ग और गरीब लोगों को बैंकों की लाइन में लगे हुए देखा और उनको परेशान होते हुए देखा, फेंट होते हुए देखा, उनको रोते हुए देखा। और अंत में पता यह चला किसी भी पूंजीपति पे कोई इनकम टैक्स का केस नहीं चला कि इन्होंने ज्यादा धन रखा और अपने ब्लैक मनी को कन्वर्ट कराने के चक्कर में इन पे कोई केस हुआ। कोई केस नहीं हुआ। आनंद से वो पूंजीपतियों ने अपने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करा लिया। हाँ, जरूर कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने 20, 25, 30% के कमीशन लेकर बैंक के बैकडोर से पूंजीपतियों के उन ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करा लिया गया। जो नोटबंदी हुई थी उस समय जो नोट करेंसी में थे, सर्कुलेशन में थे, करेंसी सर्कुलेशन में थी, उससे आज करेंसी सर्कुलेशन में डबल हो गई। जबकि आज यूपीआई से भी पेमेंट होते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से भी पेमेंट होते हैं। इसका मतलब यह है कि बड़े बड़े पूंजीपतियों ने ये नोट जो सर्कुलेशन में नहीं है, इनको ब्लैक मनी की तरह अपनी खदानों में और अपने तिजोरियों में भर लिया है। एक और निर्णय लिया गया जब कोविड आया, अचानक रात को 8 बजे कहा गया कि साहब आज 12 बजे से सब कुछ बंद। बड़े शहरों में जो मजदूर अपनी झुग्गियों में रहता था, बंबई में एक एक झुग्गी के अंदर 10-10 मजदूर रहते थे। वो इसलिए रह पाते थे कि 5 मजदूर काम पे जाते थे, 5 सोते थे, जब वो आते थे वो सोते थे और ये काम पे जाते थे। उनको घर के अंदर बांध दिया गया। घर से बाहर निकलने पे पुलिस की लाठियां चलाई गई। खाने के लिए वो लोग तड़प गए। फिर वो लोग किसी तरह से निकले, अपनी जान को जोखिम में डालकर साइकिलों से, पैदल, ट्रकों पे चढ़ती हुई महिलाओं को आपने देखा होगा। एक अटैची के ऊपर अपने बच्चे को लिटाकर खींचती हुई एक मां को देखा होगा। आपने कोविड पीरियड में लोगों को ऑक्सीजन के बिना तड़पते हुए देखा होगा। आपने शमशान गृह में शवों की लंबी लाइन देखी होगी और कोई भी ऐसा परिवार नहीं है शायद जिसने अपने नजदीकी मित्र या रिश्तेदार की मौत नहीं देखी हो। इस प्रकार के निर्णय। फिर एक मोटर व्हीकल एक्ट लाया गया। मोटर व्हीकल एक्ट में कहा गया कि अगर एक्सीडेंट हो जाएगा तो एक्सीडेंट करने वाले को उसे तुरंत थाने ले जाना पड़ेगा, तब तो उसकी सजा में थोड़ी कम कटौती की जाएगी, वरना 10 साल की जेल और 7 लाख तक की सजा, पता नहीं, बिना सोचे समझे कानून बना दिया गया। ये बिना सोचे कानून बना दिया गया कि जब ट्रक ड्राइवर से या किसी भी ड्राइवर से कोई एक्सीडेंट होता है, जिसमें 99% एक्सीडेंट जो हैं अनइंटेंशनल होते हैं, और उस समय जो भीड़ इकट्ठा हो जाती है वो ज्यादातर केसेस में ट्रक ड्राइवर्स को और ड्राइवर्स को मार देती है, तो अपनी रक्षा करने के लिए उसे भागना पड़ता है। लेकिन अगर इतनी पुलिस व्यवस्था मजबूत हो कि वहीं पे पुलिस पहुंचकर उसकी जान की रक्षा करे, तो उसके बाद शायद ही बड़े एक्सेप्शनल केसेस होते हैं
जिसमें वो इंटेंशनल एक्सीडेंट करे और किसी की जान ले। होता है, जैसे एक केस हुआ है, एक पुणे के अंदर एक बड़े पूंजीपति के बेटे ने 2 लोगों को रौंद दिया अपनी बड़ी महंगी कार में, क्योंकि वो शराब के नशे में था और 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपनी कार को चला रहा था। लेकिन वो क्योंकि अमीर है इसलिए छूट जाएगा, गरीब ट्रक ड्राइवर को पकड़ लेते। लेकिन जब ट्रक ड्राइवर स्ट्राइक पे गए तो इस मूर्खतापूर्ण निर्णय को सरकार ने फिर वापस ले लिया। आप ऐसा कानून ही क्यों बनाते हैं जिसको आपको वापस लेना पड़े? पहले कंसल्ट क्यों नहीं कर लेते? पहले किसानों से कंसल्ट क्यों नहीं कर लेते? पहले ड्राइवर से कंसल्ट क्यों नहीं कर लेते? तब कानून क्यों नहीं बनाते? क्योंकि आप लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते। आप एक व्यक्ति के कहने पे कानून बनाते हैं और फिर उसे इंप्लीमेंट करते हैं, फिर थोपते हैं और उसके बाद जब प्रतिक्रिया होती है तो उसको वापस ले लेते हैं। जब पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान दिल्ली अपनी बात कहने दिल्ली आना चाहते थे, उनको हरियाणा पुलिस ने पंजाब की सीमा के अंदर घुस के बोल्डर्स लगा दिए, कीलें ठोक दी, उन पे अश्रु गैस चलाई, उन पे ड्रोन के माध्यम से अटैक किया गया। एक बच्चे की मौत हुई, कईयों की आंखें फूटी और कई लोगों के शरीर पे घाव हुए। एक लोकतंत्र में जहां पूरे देश की जनता को दिल्ली आने का अधिकार है, देश के अन्नदाता को दिल्ली आने से जबरन रोका गया और आज उसकी प्रतिक्रिया हो रही है कि हरियाणा पंजाब के गांवों में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स को पुलिस प्रोटेक्शन में गांवों में जाना पड़ रहा है। खैर, अब विकल्प ये हैं, एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो एमएसपी की गारंटी देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में एमएसपी की गारंटी नहीं दी, जिसके लिए किसान आंदोलित रहे। किसानों से वादे किए गए सारे केसेस वापस ले लेंगे, वादे किए कि एमएसपी में कमेटी बनाएंगे, लिए उन कमेटी में अपने ही लोगों को रख दिया गया, उनकी किसानों की बात नहीं सुनी गई। जिस मंत्री पुत्र ने अपनी जीप से किसानों को कुचला था उसको टिकट दे दिया गया। जिस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर चारित्रिक लड़कियों बेटियों के साथ दोष करने का आरोप था, जिसको अब न्यायालय ने स्वीकार भी कर लिया है, उसके बेटे को टिकट दे दिया गया। तो एमएसपी की गारंटी एक पार्टी देती है और एक पार्टी के आचरण से लगता है कि नहीं देगी। अब लोग पूछते हैं, मुझसे चर्चा में पूछते हैं कि अगर एमएसपी की गारंटी दे देंगे पे आर्थिक बोझ कितना पड़ेगा? 1 रुपए का बोझ नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसान ये कह रहा है कि आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर कर दीजिए, कानूनी बना दीजिए। आज जो एमएसपी है कि साहब कोई भी एमएसपी है, मान लीजिए एक्स अमाउंट है, जितनी खरीद सकते हैं, सरकार को जरूरत होती है खरीद लेती है और बाकी बाजार में 50% दाम पे बिकता है। अगर इसकी कानूनी प्रावधान हो जाएगा तो जो भी पूंजीपति, जो भी व्यापारी इसको खरीदेगा उस दाम पे खरीदेगा, या भावांतर योजना के तहत सरकार उसे कंपेंसेट करेगी। वो भी एक बहुत छोटा सा अमाउंट होगा, क्योंकि सारी खरीद सरकार नहीं करेगी, ये व्यापारी करेंगे। अच्छा, खैर, फिर कहेंगे कि साहब व्यापारी अगर खरीदेंगे और इंपोर्ट कराने में सस्ता पड़ेगा तो यहां की फसल कौन खरीदेगा? आज के तारीख में भी जो गेहूं खरीदा जाता है किसानों से, अगर वो 1800 का खरीदा जाता है तो आपको और मुझे आटा जो मिलता है 33 रुपए किलो मिलता है। 3300 रुपए, इसका माने उसमें 80% की मार्जिन जोड़ता है पूंजीपति, जबकि उसमें कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, कोई पिसाई का खर्चा होता है, कोई ब्रांडिंग होती है, कुछ पैकेजिंग होती है, हार्डली 6-7 रुपए होती है, लेकिन उसकी मार्जिन पे कोई कंट्रोल नहीं है। किसानों की उत्पादक लागत पे जोड़ने से, पैसा देने से परेशानी है। तो एक पार्टी कह रही है कि हम देंगे एमएसपी की गारंटी, एक कह रही है नहीं देंगे। एक पार्टी कह रही है कि बड़ी सोच समझ के हम अग्निवीर योजना लाएं, जिस योजना के तहत 17 साल के बच्चों को सेना में 4 साल की नौकरी मिलेगी और उसके बाद उसमें 1/4 को रखा जाएगा, 3/4 को निकाल दिया जाएगा, 21 साल में रिटायर कर दिया जाएगा। दूसरी पार्टी कह रही है कि हम अग्निवीर योजना को खत्म कर देंगे, जो पुरानी योजना थी जिसमें जो भी सेना में जाता था
वो 15-20 साल नौकरी करता था, पेंशन मिलती थी, सुविधाएं मिलती थी और सब कुछ होता था, और इसे जस्टिफाई कर रहे हैं लोग अग्निवीर। अब ये जनता को सोचना है कि ये पक्ष ठीक है, अग्निवीर के अगर समर्थक हैं आप तो अग्निवीर लाने वालों का साथ दें, और जो अग्निवीर योजना को खत्म कराना चाहते हैं वो दूसरी पार्टी को साथ दें। फिर एक पार्टी कह रही है कि हम 1 लाख रुपए साल गरीब महिलाओं को देंगे, दूसरी पार्टी ऐसा कोई बात, वो कह रही है हम 2,000 रुपए पर क्वार्टर देंगे, 8,000 रुपए देंगे। तो 8,000 रुपए मतलब 2,000 रुपए एक क्वार्टर में, इसका मतलब तो कुछ भी नहीं होता, ये तो बिल्कुल पीनट्स है, जिससे मेरे ख्याल से एक चाय भी एक घर का मेंबर नहीं पी सकता। तो अगर 1 लाख रुपए प्रति महिला, गरीब महिला को क्यों मिलेगा? इसलिए मिलेगा कि वो घर में लगाएगी अपने पैसे को, जो राहुल गांधी ने कल महिलाओं के साथ उनका जो चर्चा हुई उन्होंने बताया, महिला को इसलिए दिया जाएगा कि महिला खाने पे लगाएगी, रसोई पे लगाएगी, बच्चों पे लगाएगी, पुरुष को मिलेगा तो कहीं और लगा सकता है। अब ये लोग ये प्रश्न उठाते हैं कि साहब ये पैसा आएगा कहां से? देखिए, आज देश की स्थिति यह है कि बड़े बड़े पूंजीपतियों की संपत्ति 8-10 गुने हो गई, 18-20 लाख करोड़ की उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गई। जो अपर इनकम ग्रुप के लोग थे वो सुपर रिच हो गए, सुपर रिच फिल्दी रिच हो गए, और जो मिडिल क्लास में थे वो लोअर मिडिल क्लास में आ गए, लोअर मिडिल क्लास वाले पॉवर्टी लाइन के नीचे आ गए। माने अमीर अमीर हो गया है, गरीब गरीब हो गया है। अगर अमीरों के कॉर्पोरेट टैक्स को कम करके 1.5 लाख करोड़ के धन लाभ कराने से देश की आर्थिक व्यवस्था को कोई खराबी नहीं होती, तो 1.5 लाख करोड़ की छूट देने की पूंजीपतियों को कोई आवश्यकता नहीं। वेल्थ टैक्स लगाया जा सकता है क्योंकि वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की आवश्यकता है। लोग इसमें अपॉलोजेटिक होते हैं, इसमें एक्सप्लेनेशन देते हैं, लेकिन मेरा यह मानना है, मैं एक शिक्षक के रूप में, एक देशभक्त के रूप में, भारत माता को प्यार करने वाले के रूप में, मैं ये चाहता हूं देश का एक भी आदमी ऐसा ना हो जिसके पास अपना मकान ना हो, जिसके पास 10-15 हजार रुपए कम से कम महीने की आमदनी ना हो, जिसके पास खाने के लिए पर्याप्त ना हो, जिसके पास इतनी सुविधा ना हो कि वो चिकित्सा सुविधा अपने बच्चों परिवार को दिला सके, और ऐसी स्थिति ना हो कि अपने बच्चों को ना पढ़ा सके। तो अमीरों की अमीरी को थोड़ा कम करके गरीबों की गरीबी को दूर करने की देश को ज्यादा आवश्यकता है। और अगर इसके आर्थिक पक्ष को भी आप देखेंगे, देखिए, अगर बहुत अमीरों की इनकम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो वो परचेजिंग नहीं कर सकते क्योंकि उनकी डिमांड सेटिस्फाइड है। लेकिन अगर गरीब आदमी की इनकम 10,000 रुपए महीने हो जाती है, 8,500 रुपए महीने हो जाती है, तो वो चीजों को खरीदता है, और जब चीजों को खरीदता है तो इंडस्ट्री को फायदा होता है, और इंडस्ट्री को फायदा होता है तो पूरे राष्ट्र को फायदा होता है। जो जीडीपी आज 6% पे झूल रही है वो बढ़ के 14, 15, 20% तक पहुंच सकती है, क्योंकि जो गरीब आदमी की परचेजिंग से इंडस्ट्री को सपोर्ट मिलता है। तो ये हमें चुनाव करना है कि हमें जो अन्नदाता के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करे, जो उन्हें दिल्ली आने से न रोके, जो अग्निवीर योजना को खत्म करे, जो महिलाओं को 1 लाख का अनुदान दे, जो बच्चों को पढ़ने के बाद स्टाइपेंड दे, वो हमारे लिए अच्छा है, या वो हमारे लिए अच्छा है जो कानून बिना सोचे समझे बनाए और उसके बाद उस बिना सोचे समझे बनाए गए कानून को वापस भी बिना सोचे समझे ले ले, जो किसानों को दिल्ली ना आने दे, जो अग्निवीर में बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर दे। नौकरी की यह स्थिति है, अगर आप किसी आईटी वालों से बात करेंगे, उनके यहाँ प्लेसमेंट की यह स्थिति है, आईटी के 25-30% बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही। देश के अंदर धार्मिक विभाजन इतना ज्यादा हो गया है कि अब तीखी बहस और मारपीट होने लगी है, जबकि हमारे देश की ऐसी प्रकृति है कि हमें मिलजुल के रहने की आवश्यकता है। तो अगर 142 करोड़ में आप चाहते हैं कि सब मिलजुल के रहें, प्यार मोहब्बत से रहें, मोहब्बत का राज हो, घृणा का राज न हो, इतिहास को कुरेद कर एक दूसरे के खिलाफ हमारे दिमाग में जहर न घोला जाए, तो एक पक्ष है, नहीं तो दूसरा पक्ष। अगर आप चाहते हैं कि संविधान बचे, लोकतंत्र बचे, अब लोकतंत्र का एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, अनिल देशमुख जी का, जो महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर थे जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे।
और शिवसेना का, एनसीपी का और कांग्रेस का गठबंधन था, वो मिनिस्टर थे। उन्होंने एक साक्षात्कार में यह बताया कि उनके पास दूत आए और उन्होंने उनसे कहा कि ये आपको आरोप लगाने हैं शरद पवार के खिलाफ, उद्धव ठाकरे के खिलाफ, और अगर आप आरोप लगा देंगे तो हम आपको जो कहेंगे करने के लिए तैयार हैं, नहीं लगाएंगे तो आप भुगतेंगे। अनिल देशमुख ने उस साक्षात्कार में बताया कि वो कागज उन्होंने फाड़ के उनके मुंह पे फेंक दिया। उसने कहा पूरी जिंदगी मुझे जेल में रख लो, मैं शरद पवार को धोखा नहीं दूंगा। उन्हें 13 महीने जेल में रखा गया। पहले मीडिया के माध्यम से आरोप लगाया गया कि उन्होंने 100 करोड़ की उगाही 1 महीने में किया करते थे पुलिस विभाग के द्वारा, और यह आरोप भी उस पुलिस कमिश्नर ने लगाया था जो खुद एक्यूज था, और जिसमें अनिल देशमुख ने बताया कि जो शाहरुख खान के घर के सामने जो जीप प्लांट की गई थी और उसके अंदर बम रखे गए थे, उसके ड्राइवर की भी हत्या कराने में उन्हीं पुलिस कमिश्नर का हाथ था। ये अनिल देशमुख जी ने बताया। मतलब एक, और ये भी उन्होंने बताया कि उनकी 6 साल की पौत्री, जबकि उनके बेटे और बहू घर में नहीं थे, पौत्री से भी पुलिस ने 6 साल की बच्ची से पूछताछ की। जैसे आज अरविंद केजरीवाल के माता पिता जो 70-75 साल के हैं, बहुत वृद्ध हैं, उनको भी परेशान किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो इस प्रकार से लोकतंत्र कैसे स्थापित होगा, जिसमें हमारे देश में हमेशा पक्ष विपक्ष ने एक दूसरे का सम्मान किया है, और समाज के अंदर इलेक्शन के टाइम में जरूर एक दूसरे का विरोध किया है, लेकिन कभी बिटरनेस नहीं क्रिएट हुई है। आज समाज के अंदर बिटरनेस क्रिएट हो गई है। अनिल देशमुख ने यह भी बताया कि संजय राउत को भी इसी तरह से फंसाया गया और 4 महीने जेल में रखा गया। अनिल देशमुख ने यह भी बताया, जब साक्षात्कार हो रहा था तो एंकर ने उनसे पूछा कि साहब इस बात पे तो विश्वास नहीं हो रहा। अनिल देशमुख ने बताया कि आज की स्थिति जो महाराष्ट्र की है वो 90-10 की है, वो 50-50 की नहीं है, वो 60-40 की नहीं है, 90-10 की है। इसका मतलब यह है जो महागठबंधन है, जो वहां पे अघाड़ी है, जिसमें शिवसेना, उद्धव ठाकरे हैं, जिसमें शरद पवार है और जिसमें कांग्रेस है, वो 90% वोट पा रही है, और जिसमें अजीत पवार और छगन, ये अपने एकनाथ शिंदे और बीजेपी है, उसमें 10% वोट आ रहा है। यहां तक खबर है कि महाराष्ट्र के अंदर अजीत पवार गुट के लोग एकनाथ शिंदे के लोगों पे आरोप लगा रहे हैं और एकनाथ शिंदे के लोग अजीत पवार के लोगों पे आरोप लगा रहे हैं। यही स्थिति उत्तर प्रदेश में है। अब प्रश्न यह है कि मैं, क्योंकि लोकतंत्र का पुजारी हूं, क्योंकि मैं महात्मा गांधी का पुजारी हूं, क्योंकि मैं अहिंसा का पुजारी हूं, क्योंकि मैं हिंसात्मक चीजों का विरोध करने के कारण बहुत ज्यादा धमकाया जा चुका हूं और लोगों ने मुझे खुलेआम धमकियां दी हैं, इसलिए मैं, जितने लोग देश में शांति चाहते हैं, मोहब्बत चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, किसानों की इज्जत चाहते हैं, महिलाओं की इज्जत चाहते हैं, उनके घर के चूल्हे अच्छी तरह से चलें ये चाहते हैं, बच्चों को रोजगार मिले, महंगाई कम हो ये चाहते हैं, वो उस पक्ष में वोट दें जो एक पक्ष है। और अगर आप चाहते हैं किसानों के साथ ऐसा ही व्यवहार हो, बच्चों को 4 साल की नौकरी मिले और 74 साल का एक आदमी 5 साल के लिए अपने और एक्सटेंशन मांगे, तो दूसरा पक्ष आपके सामने है। मैं आपसे नहीं कहूंगा आप किसको वोट दें, मैं भी आपको नहीं बताऊंगा किसको वोट दूंगा, लेकिन हां, मैं उधर वोट दूंगा जिधर मोहब्बत होगी, उधर नहीं दूंगा जिधर नफरत होगी, जिधर संविधान बचाने की कसम होगी उधर दूंगा, जिसे संविधान हटाने की होगी उधर नहीं दूंगा। ये मेरा दृढ़ संकल्प है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।